नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों हमारा सेशन चल रहा था। अभी तक लगभग कंप्लीट हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारा ये आज सिक्स्थ लेक्चर होने जा रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे प्लेटो के बारे में। दोस्तों, प्लेटो के अंतर्गत अर्थात प्लेटो के इस पूरे चैप्टर में हमें इसको 3 पार्ट में पढ़ना होगा जो कि प्लेटो के आदर्श राज्य, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत और प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत। जो 3 प्रकार के इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उन तीनों सिद्धांतों को वन बाय वन करके हमें देखना होगा दोस्तों। और चूंकि इन तीनों सिद्धांतों को एक लेक्चर में कवर करना बहुत लेंदी हो रहा था, इस कारण से दोस्तों तीनों पर एक एक लेक्चर लेकर आएंगे और इनको विस्तार से समझते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस हमारे पूरे अध्ययन के तहत प्लेटो और अरस्तु का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पर थोड़ा फोकस करके चलेंगे, आप लोग थोड़ा समझते चलेंगे। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 5 अगर देखा है दोस्तों, तो ज्यादा कंफ्यूजन आपको अभी यहाँ क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों पर हम लगभग काफी इसकी बेसिक जो चर्चा हो सकती थी, वो बेसिक चर्चा हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। तो प्लेटो के अनुसार किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई है, कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई है, उनके अनुसार क्या क्या राज्य की विशेषताएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना सेशन और सीधे मूव करेंगे अपने क्लास पर। दोस्तों, प्लेलिस्ट ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं हर एक लेक्चर में आपके लिए सब रिपीट करता हूँ। माफ करना, थोड़ा बोलने प्रॉब्लम हो रही। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिससे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो है सभी क्लास नोट्स और क्लास के डेली नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज प्लेटो के आदर्श राज्य। मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि प्लेटो के अंदर हमें इनके 3 सिद्धांतों पर बात करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर, और थर्ड लेक्चर होगा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर। ठीक है, तो इनको अलग अलग रूप से हमें देखने का विशेष कारण यही है कि इसमें प्लेटो के राज्य से संबंधित जो विचार हैं वो किस प्रकार के हैं, और प्लेटो के न्याय सिद्धांत अर्थात न्याय के बारे में इनका क्या विचार है, और इसके अलावा इनका शिक्षा से संबंधित क्या विचार है। तो इन सबको दोस्तों अलग अलग रूप से देखना पड़ेगा, चूंकि काफी विस्तार पूर्वक था इसलिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करें दोस्तों, शुरू करें। तो आज का हमारा कंप्लीट इस पूरे लेक्चर का सारांश होगा। इस लेक्चर के अंदर हमें 3 टॉपिकों पर अर्थात 3 पॉइंटों के माध्यम से हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति, अर्थात प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो प्लेटो के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो जो है राज्य की उत्पत्ति के बारे में इनके विचार क्या थे, किस प्रकार से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे आदर्श राज्य की विशेषता है। तो आदर्श राज्य अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य, प्लेटो ने जिस प्रकार के राज्य की जो इमेज अपने दिमाग में बनाई थी, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों के द्वारा जिस राज्य की उत्पत्ति की संभावना जताई थी, उस राज्य की विशेषताएं क्या हो सकती है। और अंत में हम इसकी आलोचना भी देखेंगे कि प्लेटो ने जो विचार रखे हैं राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, उसमें क्या कमियां थी, उन कमियों को लेकर के आलोचकों ने किस प्रकार से इनकी आलोचना की है। तो इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से हम इनके जो है आदर्श राज्य की स्थिति को कंप्लीटली समझ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की व्याख्या के अंतर्गत कि प्रसिद्ध यूनानी विचारक, देखिए ये तो आपको भली भांति रूप से पता होगा कि प्राचीन समय में यूनान के 3 प्रसिद्ध विचारक रहे हैं जो राजनीति से संबंध रखते थे। अर्थात कहें कि यूनान में सबसे पहले अगर राजनीति की अवधारणा कोई अगर लेकर आया है दोस्तों, तो वो लेकर आए थे सुकरात। ठीक है, अब सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे दोस्तों? अरस्तु थे। तो सुकरात ने सिर्फ एक इमेज बनाई थी अपने दिमाग में कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हो सकती है।
राजनीति ऐसी कुछ चीज हो सकती है शासन व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन उसको वास्तविक रूप देने का कार्य किसने किया? तो वो प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने फिर उस राजनीति के ऊपर किताब लिखी और इस किताब में काफी विस्तार पूर्वक एक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसका अध्ययन किया, और उसी को और ज्यादा विकसित रूप प्रदान किया अरस्तु ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन विशेष विचारक रहे हैं जिन्होंने राजनीति के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो उनमें से जो अरस्तु, माफ करना, सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, तो उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। तो प्लेटो दोस्तों यूनान के एक प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, और जैसे ही इनके गुरु अर्थात सुकरात की मृत्यु होती है, तो इसके बाद में ये काफी आघात इनको पहुंचता है उनकी मृत्यु का। और उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो है तत्कालिक समय अर्थात उनके तत्कालिक समय में राज्य की में जो अन्याय हो रहा था या राज्य की जो कमियां थी उनको अनुभव किया, और उसके परिप्रेक्ष्य में ही इन्होंने राजनीति के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। और जब इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि एक इस प्रकार का राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में, जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, उन्हीं विचारों को आज हम इस पूरे अध्ययन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हालांकि उस समय इन्होंने तीन प्रसिद्ध किताबें लिखी थी। किसने? प्लेटो ने। इनमें से थी रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉज। तो ये तीन किताबें थी दोस्तों। इन तीन में से एक किताब जो रिपब्लिक नाम था किताब का, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी और सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के बारे में। इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझते चलिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में घर ना करे, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, कंप्लीटली ये समझ आती चले। प्लेटो के अनुसार देखिए दोस्तों, प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो प्राकृतिक कारणों से हुई है। ये मान सकते हैं, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो प्राकृतिक, जिस प्रकार से अन्य प्राचीन विद्वानों ने माना था कि राज्य की उत्पत्ति देवीय सिद्धांतों के माध्यम से हुई है। कई लोगों ने माना है, कई विद्वानों ने माना था। तो यही प्लेटो का मानना यह है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो देवीय सिद्धांत के द्वारा नहीं हुई है, ना ही किसी वृक्ष के द्वारा हुई है, ना चट्टानों के द्वारा, ना पहाड़ों के द्वारा। इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी राज्य की उत्पत्ति में, बल्कि प्लेटो के अनुसार अर्थात प्लेटो का कहना यह है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो उन लोगों से हुई है जो लोग वहां निवास करते थे। अर्थात कि निवास करने वाले लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया, और वो समूह ही धीरे धीरे राज्य में परिवर्तित होता चला गया। इस प्रकार का कहना था प्लेटो का। तो प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किनसे हुई है? तो मनुष्यों से हुई है, जो वहां निवास करते थे। अर्थात जो लोग वहां निवास करते थे उन लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया, और वही समूह आगे चल के राज्य में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो उनके अनुसार अर्थात प्लेटो का मानना है दोस्तों कि मनुष्य के तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, और वो तत्व बताए हैं इन्होंने बुद्धि, साहस और वासना। तो ये तीन महत्वपूर्ण गुण या तत्व कह सकते हैं इनको, कि प्रत्येक मानव में ये तीन तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो यही तीन तत्व राज्य की परिभाषा में भी देखे जा सकते हैं। देखे जा सकते हैं किस प्रकार से? जहां इन्होंने बात की है बुद्धि की, तो दोस्तों बुद्धि शासक वर्ग के अंदर बुद्धि होती है, जिसके माध्यम से वो शासन का संचालन करता है। ठीक है, साहस, तो सेना के पास में साहस होता है जिससे वो अपने राज्य की रक्षा करते हैं। वासना, ये एक जो उत्पादक वर्ग होता है अर्थात समाज का अन्य हिस्सा, अन्य वर्ग होता है, तो उसमें इस गुण की प्रधानता पाई जाती है, जिस कारण से वो अपने उत्पादन कार्यों को करते हुए अन्य ऊपर के दोनों वर्ग की सेवा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लेटो के अनुसार इन तीनों गुणों की प्रधानता, जो तीनों गुण मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, वही तीनों गुण एक राज्य के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने राज्य और व्यक्ति को एक ही माना है, अलग अलग नहीं किया है।
ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, स्लाइड में यहाँ पर तीनों वर्गों का स्पष्ट वर्णन है। बुद्धि बुद्धि शासक वर्ग में विद्यमान होती है, वहीं साहस सैनिक वर्ग में होता है और वासना का तत्व की प्रधानता उत्पादक वर्ग में पाई जाती है। तो यहाँ पर एक बात और क्लिक हो रही है कि प्लेटो ने पूरे राज्य को 3 वर्गों में बांटा था। राज्यों को 3 वर्गों में बांटा था। कौन कौन सा वर्ग दोस्तों? तो एक वर्ग था शासक वर्ग, जो राजा हुआ करता, तो एक वर्ग था शासक वर्ग, दूसरा था सैनिक और तीसरा था उत्पादक वर्ग, जो उत्पादन करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट राज्य को इन 3 वर्गों में बांटने के पीछे इनका तथ्य या तर्क यही था कि शासन पूर्णतः चलता रहे, और शासन पूर्ण था और उचित रूप से चलता रहे। अब इसी में प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा, प्लेटो ने जो पूरी रिपब्लिक किताब लिखी उसके अंदर इन्होंने स्पष्ट तरह वर्णन किया है कि भाई जो उत्पादक वर्ग होगा, जो उत्पादन करेगा, जो शासक या सैनिक नहीं होगा, वो सब उत्पादक वर्ग के अंदर आ जाएंगे, जितनी भी जनसंख्या होगी। तो उत्पादक वर्ग के पास संपत्ति होगी और अपना परिवार होगा, जिसके साथ वो उत्पादन कार्य में संलग्नता लगा रहेगा, मतलब अच्छे से कार्य वो कर पाएगा। ठीक है, लेकिन शासक के और सैनिक के पास में ना संपत्ति होना चाहिए और ना ही कोई परिवार होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलाने के पीछे इन दो का अहम कारण होता है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो का कहना है कि शासक के पास अगर संपत्ति होगी, संपत्ति रखने का अधिकार होगा और परिवार होगा, तो शासक जो है सर्व कल्याण के लिए कार्य ना करते हुए अपने परिवार का सोचेगा और अपने लिए संपत्ति अर्जित करना प्रारंभ कर देगा। उसी प्रकार से अगर सेना के पास भी संपत्ति और परिवार की धारणा होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इस कारण से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में स्पष्टतः राज्य का 3 वर्गों में विभाजन करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये जो तीनों वर्ग है पृथक पृथक रूप से अलग अलग होंगे, और शासक और सैनिक वर्ग के पास में ना संपत्ति होगी और ना ही परिवार होगा, बल्कि संपत्ति और परिवार का अधिकार सिर्फ उत्पादक वर्ग का होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा, ये हम देख चुके हैं। वो तीनों वर्ग आपको यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, तीनों वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। स्लाइड में भी मैंने आपको व्यवहारिक रूप से समझा भी दिया है, और स्लाइड में भी दोस्तों उसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसको आप आराम से इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके पीडीएफ के द्वारा आप रिवीजन भी लगा पाएंगे, आराम से पढ़ भी सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य होता है, आपको इसका व्यवहारिक पक्ष समझाने का मेन उद्देश्य होता है। तो आप सिर्फ इसको व्यवहारिक रूप से समझते चलिए, बाकी पढ़ने को तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। बाकी मैं आपको ये पीडीएफ जो है आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आज बोलने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो इसको ज्यादा माइंड ना करें, सिर्फ शब्दों पर ध्यान दें और समझते चलिए इसको। चलिए, अब दोस्तों हम बात करेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर सारांश में समझा था, सारांश में देखा था कि राज्य की उत्पत्ति, प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, उसके बाद हम देखेंगे कि आदर्श राज्य की विशेषताएं। ठीक है ना, तो आदर्श राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों, प्लेटो ने जो किताब लिखी थी रिपब्लिक, उसमें एक आदर्श राज्य का स्पष्ट चित्रण किया था। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो पूरी रिपब्लिक पुस्तक लिखी प्लेटो ने, उस पूरी पुस्तक में स्पष्ट रूप से पूरे राज्य के एक एक अंग के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर कुछ 6 से 7 पॉइंटों के माध्यम से उसकी पूरी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। और वो विशेषताएं दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि निरंकुशता असीमित नहीं होना चाहिए, आदर्श राज्य में न्याय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, नागरिकों को जो है उन्होंने कुछ 3 वर्ग में बांटा है, कुछ 3 वर्ग उनके नागरिकों के बताए हैं, शिक्षा पे शासक का नियंत्रण, और इस प्रकार के कुछ 7 पॉइंट है। तो इनको अंदर चल के डिटेल में समझ लेते हैं, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इनको 1 बाय 1 करके, समझते चलिए। निरंकुशता असीमित नहीं, इसको व्यवहारिक रूप से समझते चलिए दोस्तों, बाकी स्लाइड में आप पढ़ते रहना। इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रिपब्लिक पुस्तक में लिखा है प्लेटो ने कि शासक जो है निरंकुश नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्ण तरह निरंकुश नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य में शासक निरंकुश नहीं होना चाहिए, उस पर किसी न किसी का नियंत्रण होना चाहिए। तो प्लेटो ने जिस राज्य की कल्पना की, जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, उसमें उन्होंने स्पष्ट
स्पष्ट कर दिया या कहें कि स्पष्ट वर्णन किया है कि एक राजा को जो है संविधान के कानूनों का, संविधान के उपबंधों का पूर्णतः पालन करना चाहिए और राजा पर कानून का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो राजा पर कानूनी रूप से नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है कि उस राज्य में लोकतंत्र हो या प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो। जहां लोकतंत्र होगा वहां जनता का शासन पर एक नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से किसी भी राज्य का राजा पूरी तरह से निरंकुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि आदर्श राज्य में न्याय, आदर्श राज्य में न्याय। तो प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है, अर्थात कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एक उचित न्याय की व्यवस्था करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करे। अर्थात ये कि व्यक्ति को, अर्थात कि जो नागरिक है, जो जनता है, उन्हें अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी जो कार्य उनको उनकी योग्यता अर्थात ये कि जो भी कार्य व्यक्ति करना चाहे या जिस कार्य में वो योग्य हो या सक्षम हो, उस व्यक्ति को वो कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता हो और जिसमें उसका शासन का कोई नियंत्रण ना हो। अर्थात ये कंप्लीटली, अगर शॉर्ट में इसको समझे तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं दोस्तों कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य करने, कोई सा भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जिसमें जिस कार्य को करने में वो सक्षम हो, अर्थात सरकार उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना लगाया। ठीक है, तो जब सरकार जनता पर, जनता की सोच पर, जनता के कार्यों पर, जनता के रोजगार पर कोई नियंत्रण नहीं लगाएगी तो प्लेटो ने इसी को न्याय कहा है। मतलब कि हर एक क्षेत्र में राजनीति के प्रत्येक चरण में जनता को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और जब जनता को स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी जाकर के वहां पर न्याय की स्थापना, उस राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। ठीक है ना, तो प्लेटो राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। तो प्लेटो ने जो जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के 3 वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया है और वो 3 वर्ग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक शासक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा और एक उत्पादक वर्ग होगा। शासक वर्ग का कार्य होगा शासन करना, शासन का संचालन करना। सैनिक वर्ग का कार्य होगा उस राज्य की सेवा करना, उसकी रक्षा करना और उत्पादक वर्ग का कार्य होगा कि पूरे राज्य का संचालन कर, मतलब कि खाद्यान्न उत्पादन हेतु उसका संचालन करना। अर्थात ये कि खाद्यान्न का उत्पादन करके और पूरे राज्य का भरण पोषण करना, ये उत्पादक वर्ग का या कहें कि उत्तरदायित्व उसको सौंपा गया था। ठीक, नेक्स्ट है इसमें शिक्षा पे शासन का नियंत्रण। इस पॉइंट के अंतर्गत, अर्थात कि शिक्षा पर शासन के नियंत्रण के अंतर्गत प्लेटो का मानना यह था कि जिस राज्य की जो शिक्षा होती है उस पर पूरी तरह से शासक का नियंत्रण होना चाहिए। किसका? शासन का नियंत्रण होना चाहिए। और वो नियंत्रण जरूरी क्यों बताया उन्होंने? वो इसलिए बताया है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है दोस्तों जो पूरे शासन व्यवस्था की नींव को भी हिला सकता है। ठीक है, एक शासन व्यवस्था की सोच को परिवर्तित कर सकता है, जनता की सोच को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए शिक्षा पर राज्य का या शासन का नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर शासन का नियंत्रण होगा तो जिस प्रकार मतलब कि जो शिक्षा राज्य के लिए या राज्य के हित में होगी उस प्रकार की शिक्षा जनता को दी जा सकेगी। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षा राज्य के हित में हो, राज्य के हित में हो, वही शिक्षा जनता को दी जानी चाहिए, जिससे कि उस राज्य में अराजकता या क्रांति जैसे भय उत्पन्न नहीं होंगे और शासन का संचालन उचित रूप से चलता रहेगा और न्याय व्यवस्था की स्थापना भी उचित रूप से वहां पर हो पाएगी। तो एक बार स्लाइड को भी पढ़ लीजिए दोस्तों। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा पे शासक वर्ग का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। भाई, जिस प्रकार की जो प्रकृति है राज्य की, उसकी प्रकृति के अनुसार, अर्थात कि राज्य के हित में होना चाहिए। और राज्य की जो आवश्यकता है, जो राज्य की आवश्यकता का अर्थ क्या हुआ कि राज्य जो जनता को सिखाना चाहे। भाई, जिस राज्य की, हर एक राज्य की जनता
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उनकी जरूरतें या आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है। तो उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षा राज्य पर नियोजित होनी चाहिए और शिक्षा का संचालन बेसिकली राज्य ही उचित रूप से कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट तौर पर हम पहले भी समझ चुके हैं। इसमें कहने का अर्थ यह है कि साम्यवादी का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि संपत्ति और परिवार पर जो अधिकार, अर्थात कि संपत्ति और परिवार सिर्फ जनता के पास में होना चाहिए, जनता अर्थात उत्पादक वर्ग के पास में। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे कंप्लीट राज्य के सभी नागरिकों को तीन भागों में बांटा, इन्होंने सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संपत्ति और परिवार सिर्फ उत्पादक वर्ग के पास होना चाहिए, बाकी शासक और सैनिक के पास में ना संपत्ति हो और ना ही जो है परिवार हो। ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों स्त्री पुरुष को समान अधिकार। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना में स्त्री और पुरुषों को समान रूप से देखा है, समान अधिकार दिए हैं। तो इन्होंने दोस्तों जिस समय इन्होंने ये विचार व्यक्त किए थे अपनी रिपब्लिक पुस्तक में, उस समय के विचारकों में किसी ने भी इस प्रकार की धारणा को व्यक्त, उस समय यूनान के दार्शनिकों में किसी ने इस प्रकार की धारणा को व्यक्त नहीं किया था, क्योंकि हम जो है इससे पहले के लेक्चर में इनकी विशेषताओं में समझ चुके थे, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं में समझ चुके थे कि यहाँ पर एक संस्कृति का अभाव था, कोई संस्कृति नहीं थी इस समय। ये सिर्फ तर्क और बुद्धि के आधार पर ही प्रत्येक निर्णय लेते थे राज्य का। इस कारण से भी दोस्तों यहाँ पर समानता का पूरी तरह से अभाव था, है ना। दास प्रथा व्यवहारिक रूप से प्रचलित थी। तो इस कारण से इस समय में प्लेटो ने आकर के स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्रदान किया अपने रिपब्लिक पुस्तक के अंतर्गत। तो वो ये इस प्रकार के पहले दार्शनिक कहे जा सकते हैं, इस क्षेत्र में पहले दार्शनिक कहे जा सकते हैं जिन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें नारियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवादी राज्य। सर्वाधिकारवादी राज्य, अब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों सर्वाधिकारवादी राज्य का? तो इनका कहना है प्लेटो का कि राज्य की प्रकृति सर्वाधिकारवादी होती है, अर्थात राज्य का शक्ति के सभी क्षेत्रों पर अधिकार होता है और होना भी चाहिए। सर्वाधिकारवादी मतलब सारे अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। ठीक है। राज्य से बाहर कोई अधिकार नहीं हो। ठीक है। और इसी संबंध में दोस्तों एक वेपर साहब है, वेपर साहब ने भी कहा है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व है। अपरिहार्य तत्व है मतलब अपरिहार्य मतलब अति आवश्यक तत्व है। ठीक है। चलिए इसी के साथ में दोस्तों, इसी के साथ में हमारी ये जो विशेषताएं थी, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं थी, ये कंप्लीट हो जाता है। 7 पॉइंटों पर हमने डिस्कस किया है। इसके जस्ट बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे आदर्श राज्य की आलोचनाओं पर। अब चूंकि हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, हमें हमारा जो पूरा लेक्चर जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है। तो उस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना होता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा व्याख्या की बात करते हैं, भाई व्याख्या क्या है इसकी, इसका सामान्य परिचय हम देख लेते हैं व्याख्या के अंतर्गत। इसके बाद में हमने देखा प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति। उसके बाद हमने देखा कि प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उन विशेषताओं पर चर्चा की। अब लास्ट में हम क्या देखेंगे इनकी आलोचनाओं के बारे में कि किस प्रकार से प्लेटो के विचारों का खंडन किया गया, कुछ विचारकों ने, कुछ आलोचकों ने किस प्रकार से प्लेटो के विचारों के, प्लेटो के जो आदर्श राज्य की कल्पना थी उसका खंडन करते हुए उनकी आलोचना की है। तो उसके अंतर्गत भी दोस्तों हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो के राज्य को एक जो आलोचक थे दोस्तों, जिन्होंने भी प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की है, उन आलोचकों ने कहा है कि प्लेटो ने जिस प्रकार के राज्य की कल्पना की है वो सिर्फ एक स्वप्न लोकीय है, अर्थात कि उसका सिर्फ एक सपना देखा जा सकता है, उसको वास्तविक रूप नहीं दिया जा सकता उसका। ठीक है। जिसकी स्थापना पृथ्वी पर संभव नहीं है। आलोचकों के द्वारा कुछ तत्व उठाए गए हैं, कुछ तथ्य उठाए गए हैं जिनके आधार पर उन्होंने आलोचना की है। और वो तथ्य इस प्रकार से दोस्तों, कुछ तथ्य हैं जैसे स्वतंत्रता का यहाँ पर निषेध किया गया है, स्वतंत्रता का निषेध किया गया है, और उत्पादक वर्ग की पूर्णतः उपेक्षा इन्होंने की है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है,
और शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता को यहाँ पर स्थापित किया है इन्होंने, और इसके अलावा शासन के आवश्यक तत्वों की उपेक्षा की है। और लास्ट में देखेंगे कि दास प्रथा के संबंध में भी ये पूरी तरह से मौन रहे हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था दास प्रथा भी जो पाश्चात्य संस्कृति में प्रचलित थी, पाश्चात्य सभ्यता में प्रचलित थी, उस पर ये मौन रहे, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इनको भी एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड चार्ज ऑन कर दे। ओके, तो इनको वन बाय वन करके दोस्तों, जो भी हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, पांचों पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, और इसी के साथ में हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, बस मुश्किल से 5 से 7 मिनट का और बचा हुआ है, बस शांति बनाए रखें थोड़ी सी। चलिए, सबसे पहले जो आलोचना की है, आलोचना के अंतर्गत जो सबसे पहला तथ्य इन आलोचकों ने लिया है वह है स्वतंत्रता का निषेध। तो प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारीवादी राज्य है, जैसा कि इनकी विशेषताओं के अंतर्गत देखने को मिला था कि प्लेटो ने जिस प्रकार के राज्य की कल्पना की है उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सर्वाधिकारवादी होना चाहिए, अर्थात सारे अधिकार राज्य के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो यही अपने आप में स्वतंत्रता पर निरंकुश मतलब अंकुश लगा देता है, अर्थात कि जब राज्य के पास सारे अधिकार होंगे तो वो अपने आप में ही निरंकुश शासन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो सर्वाधिकारीवादी राज्य है अर्थात निरंकुश राज्य है, ये अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात को लेकर के इन्होंने आलोचना की है। और क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि दोस्तों जो वर्तमान अब जो समय आया है वो समय पूरी तरह से लोकतंत्र वाला समय है। आज विश्व के अधिकतम देशों में सिर्फ लोकतंत्र देखने को मिलेगा आपको, है ना, चाहे वो अलग अलग रूप में हो सकता है, प्रत्येक देश में हो सकता है लोकतंत्र अलग अलग प्रकार से दिया गया हो, किसी का लोकतंत्र मजबूत हो, किसी का थोड़ा ढीला ढाला होगा, लेकिन लोकतंत्र होगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। मतलब उत्पादक वर्ग को अधिक महत्व नहीं दिया प्लेटो ने। प्लेटो ने जिस राज्य की कल्पना की है, जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है, उस राज्य की या उनकी उस कल्पना में इन्होंने उत्पादक वर्ग को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया है। इसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है। वह अन्य दोनों वर्गों के समान दोनों वर्ग कौन कौन से दोस्तों, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उनके समान इनके लिए ना तो कोई विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और ना ही सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और समाज में हमेशा उच्च स्थिति प्रदान की, अर्थात उच्च स्थिति में रखा उनको, उस प्रकार से इन्होंने जो उत्पादक वर्ग था उसको कोई इस प्रकार की विशेष स्थिति प्रदान नहीं की है। ठीक है, तो ये भी इनकी आलोचना का एक विषय बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। अब जब देख कोई भी राज्य अगर जो है सर्वाधिकारीवादी राज्य होगा, अर्थात सारे अधिकार राज्य के पास होंगे, तो वो राज्य तो अपने आप में निरंकुश हो जाएगा ना, निरंकुश हो जाएगा, जनता की वो क्यों सुनेगा। तो इसी प्रकार की धारणा प्लेटो के आदर्श राज्य में भी पनपने लगी है। क्यों पनपने लगी, क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून और नियमों का पूर्ण अभाव है, कानून और नियमों का पूर्ण अभाव है, और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है, जिसे किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना जरूर की है। कई सारी चीजों में इन्होंने, कई सारी बातों में, या कहें कि राज्य के कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों पर इन्होंने चर्चा तो की, बात तो की है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से एक राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करने में या लोकतंत्र स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाए। जो भी इन्होंने एक आदर्श राज्य की जो कल्पना की थी, अपनी रिपब्लिक किताब में लिखी थी, उसमें आधे अधूरे जो शासन व्यवस्था के जो अंग होते हैं, वो उसमें आधे अधूरे सोच के साथ में उन्होंने उसकी स्थापना की, एक राज्य की स्थापना की। और वो राज्य भी ऐसा होगा जिसमें एक शासक वर्ग जो है किसी विशेष नियमों से, लिखित नियमों से जो है नियंत्रित नहीं होगा, संविधान में कोई ऐसे उपबंध नहीं होंगे जिससे राजा नियंत्रित हो सके। तो इन सबका परिणाम ये हो जाएगा कि वो शासक निरंकुश होने लग जाएगा, अपने स्वभाव से निरंकुश हो जाएगा वो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है शासक के आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। जिस प्रकार से यहाँ उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है इन्होंने, उपेक्षा का मतलब क्या हुआ, उनको महत्व प्रदान न करना।
ठीक है ना। तो उसी प्रकार से शासन के जो आवश्यक तत्व होते हैं उसकी भी यहाँ पर प्लेटो ने उपेक्षा की है, अर्थात उनको महत्व नहीं दिया है। अब शासन के क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं? अरे भाई, कोई सरकार होती, कोई शासन व्यवस्था होती है तो उसके सबसे आवश्यक तत्व क्या होंगे भाई? उसके जो कानून होंगे वो होंगे, उसके जो शासन व्यवस्था, शासन के जो उच्च पद होंगे, उच्च पद पर आसीन होने वाले पदाधिकारी जो होते हैं वो होंगे सबसे आवश्यक तत्व। और इनके अलावा न्यायालय का प्रबंध करना, अपराधियों को दंड देना, ये सब आवश्यक तत्व होते हैं किसी भी शासन व्यवस्था के, किसी भी शासन व्यवस्था के ये सब आवश्यक तत्व होते हैं। लेकिन प्लेटो ने इन सब पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, प्लेटो ने इन सब पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण से दोस्तों कहा जा सकता है कि इन्होंने राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक बातें होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है, ये कहें कि जिनके माध्यम से एक राज्य की शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से संचालित किया जा सकता है, उनको ही एक स्किप कर दिया इन्होंने, उनको ही छोड़ दिया, उन पर कोई चर्चा ही नहीं की इन्होंने। ठीक है। और चर्चा की भी है तो वो थोड़ी बहुत की है, कोई विशेष इतनी नहीं कर पाए कि एक राज्य स्थापित हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है दास प्रथा के संबंध में ये हमेशा मौन रहे हैं। अब ये तो आपको प्रारंभ से ही पता है, इससे पहले भी हमारा एक लेक्चर हो चुका है, उसमें ही हम बात कर चुके थे कि भाई यूनान में प्राचीन समय से ही दास प्रथा को इन्होंने व्यवहारिक रूप से अपनाया है। और दास प्रथा को अपनाते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि मानव मानव के बीच में समानता का भाव ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये नहीं अपनाते हैं। और ये दास व्यवस्था को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो शासन, जो राज्य में उच्च स्थिति पर लोग हैं, ये जो उनके कार्य करने के लिए एक दास का होना आवश्यक है, ताकि उनके रोजमर्रा के कार्य वो दास कर सके, है ना, जिससे कि राज्य का और अच्छे से विकास हो सके। तो यहाँ पर जो दास है, दास को नागरिक तक नहीं माना गया है राज्यों का। तो ऐसी एक कहें कि एक इतनी खतरनाक बीमारी उस समय की सभ्यता में चल रही थी, लेकिन फिर भी इतनी सारी बातें करने के बाद भी राज्य के एक राज्य को आदर्श राज्य का नाम देने के बावजूद भी प्लेटो ने जो है दास प्रथा के मामले में पूरी तरह से चुप रहे। इन्होंने अपने पूरी रिपब्लिक में दास प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है कि दास प्रथा उचित है या नहीं है, और दास प्रथा को हटाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, इस बारे में इनका पूरा सिद्धांत या पूरी रिपब्लिक जो है मौन धारण कर लिया है इन्होंने। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, जिसकी अच्छाइयां होती है उसकी बुराइयां भी स्वाभाविक है, होती ही होती है। जिसमें सकारात्मक पक्ष होते हैं उसमें नकारात्मक पक्ष का होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि आलोचनाओं को पढ़ेंगे तो हम इनकी विशेषताओं को इग्नोर कर देंगे, या इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे तो हम ये सोच ले कि इनकी कोई आलोचना हो ही नहीं सकती, अर्थात इनका कोई नकारात्मक पक्ष हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार से आप एक टेबलेट खाते हैं दोस्तों, तो टेबलेट खाने के बाद में आपकी बीमारी हो सकता है कुछ समय के लिए दूर हो जाए, लेकिन उसके नकारात्मक पक्ष भी तो होते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी तो होता है, जो हो सकता है आपको आज ना दिखे, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको उसका साइड इफेक्ट 100% होगा। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हर एक चीज के, हर एक सोच के से लेकर के हर एक व्यक्ति के, हर व्यक्ति के विचारों के, हर एक, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष ना हो। ठीक है। अगर किसी में अच्छाई है तो उसकी बुराई का होना आवश्यक है, आवश्यक मतलब एक स्वाभाविक ही मान सकते हैं हम लोग। जिस तरह से कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होना स्वाभाविक होता है, उसी प्रकार से अच्छाई के साथ बुराई का चलना भी स्वाभाविक होता है। तो प्लेटो ने कितनी भी अच्छी धारणा व्यक्त की हो राज्य की उत्पत्ति के लिए, लेकिन उनके कुछ ऐसे पक्ष रहे हैं जिनको लेकर के आलोचकों ने आलोचना करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ पॉइंटों के माध्यम से आलोचना कर डाली है, जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इस पूरे समग्र पूरे डिस्कशन में दोस्तों हमने क्लियरली ये देखा है कि प्लेटो ने किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति को माना है, और राज्य की उत्पत्ति के साथ ही साथ में राज्य के उचित संचालन के लिए कौन सी व्यवस्था को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये सारे डिस्कशन के बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके, थोड़ा सा अब और विस्तार में जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत की प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत किस प्रकार से न्याय प्रदान किया था जनता को या पूरे राज्य को। ठीक है। और इस लेक्चर के बाद में दोस्तों फिर हम इसके शिक्षा का सिद्धांत देखेंगे। तो मैंने आपको प्रारंभ में ही कह दिया था कि दोस्तों प्लेटो वाला जो लेक्चर है हमारा 3 पार्ट में आएगा।
3 लेक्चरों में हमारा ये प्लेटो का जो सेशन है पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो है अरस्तु स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। ना इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, और टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर ले। सभी क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, और डेली क्लास की अपडेट भी आपको उसी ग्रुप पर मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।